Hello, my dear friends and students. Welcome back on my YouTube channel. Today, in this video, we will cover a CBSE sample paper for the computer science. In the previous video, I have covered CBSE sample paper of the IP, and आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के लिए जो CBSE ने सैंपल पेपर प्रोवाइड किया है, आज हम उसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं और सॉल्यूशंस करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ में। ओके, सो डायरेक्टली हम चलते हैं हमारी पीडीएफ के ऊपर जो हमें सीबीएसई ने प्रोवाइड की है। सो इस देखिए, अभी आपका जो पेपर रहेगा वो पेपर आपका 35 मार्क्स का रहेगा। देन 90 मिनट्स आपको टाइम अलॉटेड है, राइट? देन दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सेक्शन ए, बी एंड सी, in which section A contain 25 questions in which you have to attempt only 20 questions. So आपके पास में choices भी रहेंगी पेपर के अंदर, and in the section B we have 24 questions in which again you have to attempt 20, and section C is the case study based questions content. Case study based questions, 6 questions will be there, and in which you have to attempt only 5 questions. So choices हर section के अंदर रहेंगी, एंड वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं हमारे पास में उन सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। सी द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इन द सेक्शन A the question number 1 is find the invalid identifier from the following। देखिए, आइडेंटिफायर्स अपने 11th के अंदर एक टॉपिक था आपका टोकन, उसके अंदर आपके आइडेंटिफायर्स थे। जो आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या हो गया, लाइक आइडेंटिफायर्स नेम्स आर द these are the name building block. If you want to identify something in the programming language, then we use identify. Okay, identifier, right? Like function name, variable name, all these are the identifier. But to provide the naming for the particular part of the program, we have to follow certain rules. So काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आपका पेपर में जरूर आएगा, फाइंड आउट द इनवैलिड एंड वैलिड आइडेंटिफायर। अभी एमसीक्यू बेस्ड है तो जस्टिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज invalid or which one is valid identifier. Okay, so according to the identifier naming rules, the name can contain alphabets, so NONE, okay, address, name and pass. These are the four options. Okay, so देखिए, none यदि हम बात करें ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, हो सकता है एड्रेस भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, बट पास यदि हम इसकी बात करें ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कीवर्ड। एक रूल है आपका आइडेंटिफायर के अंदर, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, एंड इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज कीवर्ड हैज specific meaning. Keywords are the reserved word. We can't redefine them. So pass is the keyword. If you see the topic jump statement in which we have break continue. Okay. In the Python we have pass also, right? So एक कीवर्ड नन भी है हमारे पास में, बट यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में दिया हुआ है, जबकि यदि हम कीवर्ड्स की बात करें, नन एक कीवर्ड है लेकिन उसका एन है वो कैपिटल रहेगा मिसिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये वैलिड होगा। एड्रेस भी कीवर्ड नहीं है, नेम भी कीवर्ड नहीं है, सो दीज आर द वैलिड आइडेंटिफायर। पास इज द इनवैलिड आइडेंटिफायर, व्हाई? बिकॉज ऑफ द कीवर्ड। पास इज द कीवर्ड, सो एंड कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ओके, आपके इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, यदि टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज दैट कंसीडर द डिक्लेरेशन l equal to 1 python 3.14। सो l इज द वेरिएबल, l यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया पाइथन का जिसके पास में आपने 3 वैल्यूज को असाइन करवा रखी है। तो ये क्या हो गया? आपके पास में सीक्वेंशियल डेटा हो गया, राइट? देन हमने यहाँ पर देखिए आपके पास में टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी के लिए ये 3 सिंबल है, ये पता है आप लोगों को। यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज में नहीं लिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी हमने कोई भी मल्टीपल डेटा किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इसमें कंसीडर किया जाता है, वो ऑटोमेटिक टपल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना इस चीज को।
ऑटोमेटिक ये किसमें कंसीडर किया जा रहा है, टपल के अंदर किया जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टपल। ओके, और यदि यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स मिलते हैं तो ये आपको पता ही है, ये तो लिस्ट हो जाती है। ठीक है, यदि की एंड वैल्यूज की कॉम्बिनेशन दिया होता है यहाँ पर तो ये डिक्शनरी हो जाएगा। राइट, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, गिवन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वन एक गिवन है, देन ये टपल डिक्लेरेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस यूज में लिए हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन को हमने प्रिंट करवाया है और यहाँ पर ये देखिए इसने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में, ये इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हम इंडेक्सिंग की बात करें तो मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग नोट कर देता हूँ। ये जब भी आप पेपर सॉल्व करो और मल्टीपल डेटा आपके पास में हो तो इंडेक्सिंग इस तरह से नोट कर लेना, साथ में इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3:7, दैट मींस वी वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द थर्ड, ओके, एंड अप टू 7th। देखिए लास्ट पोजीशन दे रखी है और लास्ट पोजीशन से पहले पहले जितने वैल्यूज आपके पास में रहेंगी वो डिस्प्ले होंगी। लास्ट वाला कभी भी जो एंडिंग पोजीशन है ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होगी। तो 7 यहाँ पर एंडिंग पोजीशन दे रखी है, ये नहीं होगी। देन यहाँ पर स्टेप की वैल्यू दे रखी है 2। देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास में आती है स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद में कॉलन साइन के बाद में आएगा आपका स्टॉप, और इसके कॉलन साइन के बाद में आता है स्टेप। स्टेप ऑप्शनल है, यदि नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट +1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप 2 दिया हुआ है। यानी स्टेप 2 का मतलब क्या हो गया, पहले थर्ड इंडेक्स का जो डेटा है वो आएगा, यानी कि 40 आ गया। उसके बाद में स्टेप 2 होगा, यानी कि आप 3 से किसके ऊपर चले जाओगे, सीधे 5 के ऊपर चले जाओगे। 5 के पास में क्या है, 60 है, राइट, तो ये 60 आ जाएगा। तो आपके और 7 आएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू कभी भी रिटर्न नहीं होगी इसमें स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट होगा वो होगा 40,60। तो हियर डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे इनकरेक्ट रहेंगे आपके। ओके, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is not correct। करेक्ट नहीं है। if we try to read a text file that does not exist, an error occurs। ये तो बिल्कुल सही बात है। यदि आपने कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है उसको आपने रीड मोड के अंदर ओपन किया हुआ है, और रीड मोड के लिए हम यूज में लेते हैं, रीड मोड में यदि ओपन किया हुआ है, अब वो फाइल यदि एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डेफिनेटली एरर तो शो करेगा ही, फाइल नॉट फाउंड। सेकंड वन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये इसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये तो नहीं हो सकता, ए आंसर नहीं होगा आपका। इफ वी ट्राई टू रीड ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल गेट्स क्रिएटेड, नहीं, ये नहीं होता। तो आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर ये इनकरेक्ट दे रखा है, दैट मींस ये नॉट करेक्ट के लिए पूछा गया, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए जब भी हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं और रीड मोड में कर रहे हैं, यदि वो फाइल नहीं मिल रही है तो वो एरर रिटर्न करेगा, नहीं कि वो उसको क्रिएट करेगा। हाँ, यदि यहाँ पर आपने इस फाइल को राइट मोड में ओपन किया होता और यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस केस में क्या करेगा, पाइथन ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्रिएट कर देगा, उसके बाद में उसके अंदर राइट करेगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट सी और डी का भी रीड करते हैं। इफ वी ट्राई टू राइट ऑन टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, नो एरर अकर्स। बिल्कुल सही बात है, कोई एरर अकर नहीं होगी, वो उस फाइल को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट वन, इफ वी ट्राई टू राइट ऑन ए टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, द फाइल गेट्स क्रिएटेड। बिल्कुल सही बात है, लास्ट पॉइंट अभी मैं यही तो बताने की ट्राई कर रहा था। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ओके, let's move to the next one. Question number 5. Which of the following option can be used to read the first line of the text file? आपको टेक्स्ट फाइल की पहली लाइन को रीड करना है। ओके, सो देखिए यदि आपको एक लाइन को रीड करना तो सबसे पहली चीज हमारे पास में रीड फंक्शन भी है और रीड लाइन फंक्शन है, और एक आपके पास में रीड लाइंस फंक्शन है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको फर्स्ट लाइन को रीड करना है, और फर्स्ट लाइन को रीड करने के लिए सिंपल सी बात है, ये हमने रीड यूज में लिया
तो पूरी फाइल रीड होगी, राइट ना? ठीक, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा और रीड लाइंस है, ये हमेशा पूरी फाइल को रीड करेगा, नहीं कि एक सिंगल लाइन को रीड करेगा। तो यहाँ पर आपके पास में एक फंक्शन बचता है, दैट इज रीड लाइन। तो इसमें सर्च कर लो कि आपका करेक्ट कौन सा है। इसमें यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी है आपका, इसमें देखिए प्रिंट माई फाइल डॉट रीड लाइन। देखिए पहले तो फाइल को ओपन किया, बाय डिफॉल्ट फाइल जितनी भी होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाय डिफॉल्ट जो भी फाइल हम ओपन करते हैं वो हमेशा रीड मोड में ओपन होती है। यहाँ पर पहले वाले स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो फाइल्स को ओपन किया हुआ है, ओके। यहाँ पर मोड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ओके। यदि मोड हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होगी, राइट। एंड अब बात आती है रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, जब तक आपको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक वो डेटा को रीड करेगा, और जैसे ही न्यू लाइन कैरेक्टर मिला तो अपने टास्क को वो वहीं पर स्टॉप कर देगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, okay. Let's move to the next. Assume that the position of file pointer is at the beginning of third line. आपके पास में एक फाइल है जिसमें काफी सारी लाइंस हैं, बट आपका जो पॉइंटर है वो थर्ड लाइन के ऊपर है। Which of the following option can be used to read all the remaining lines? अब हमें क्या करना है, हमें तो हमारे पास में बची हुई which of the following option can be used to read all the remaining lines? जो भी लाइंस हमारे पास में बची हुई हमें उनको रीड करना है, तो उसके लिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, देखिए हमारा जो कर्सर है वो ऑलरेडी थर्ड पोजीशन के थर्ड लाइन के अंदर है। अब बाकी नीचे हमें आना है, नीचे जितनी भी लाइंस बची हुई है, अब कितनी लाइन बची हुई हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है ये। तो बाकी बची देखिए जो जहां पर आपका फाइल पॉइंटर जिस पोजीशन के ऊपर है उससे आगे जितनी भी लाइंस आपको रीड करनी है तो आप रीड लाइंस यूज में ले लो, बात खत्म। तो सोचना ही नहीं है कि फाइल पॉइंटर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। रीड लाइंस क्या करेगा, जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन है जस्ट उसके आगे जितनी भी लाइंस होगी उन सभी को रीड कर देगा। तो यहाँ पर ए रीड एन माइनस 3 नहीं हो सकता, रीड एन नहीं हो सकता, रीड लाइन सिंगल लाइन को रीड करेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। रीड लाइंस क्या करेगा, जो करंट पोजीशन है फाइल पॉइंटर की उससे आगे जितनी भी लाइंस होंगी उन सभी को रीड कर लेगा। सो D is the correct answer for that question number 6. Okay. Now the next one. A text file student.txt is stored in a storage device. Identify the correct option out of the following options to open the file in read mode. हम एक फाइल को सिंपल सा है रीड मोड के अंदर ओपन करना। देखिए हमारे पास में जो मोड है फाइल को ओपन करने के लिए वो राइट मोड भी है, रीड मोड भी है और अपेंड मोड भी है, ठीक है। यदि आपने W प्लस कर दिया या फिर R प्लस कर दिया देन रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस उसके साथ में परफॉर्म हो सकते हैं। अपेंड मोड में आप डेटा के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग कोई भी फाइल है उसमें यदि आपको और कोई टेक्स्ट ऐड करना है उसके लिए हम अपेंड मोड यूज में लेते हैं। तीनों मोड काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनकी जो वर्किंग है और किस तरह से इनको हम यूज में लेते हैं वो अच्छे से कवर कर लेना, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए हमें रीड मोड में ओपन करना है तो ये देखिए ये ए किसके लिए आ रहा है, अपेंड के लिए आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा हमारा, राइट। अपेंड में नहीं करना। ये डब्ल्यू राइट मोड के लिए आता है तो ये भी नहीं होगा। देन ओपन और यहाँ पर आ गया आर, आर होता है रीड के लिए, तो ये रीड मोड में ओपन करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट जो भी फाइल्स होती हैं यदि हमने कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया, मींस डब्ल्यू भी नहीं किया, ए भी नहीं किया और आर भी नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा रीड मोड में ओपन होता है। अभी इस वीडियो के अंदर भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था। सो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है ये दोनों यहाँ के करेक्ट ऑप्शंस है, ओके। सो थर्ड एंड फोर्थ, अब इनमें से थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ थर्ड एंड फोर्थ। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द नेक्स्ट, द रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन इज। देखिए हम इनपुट फंक्शन को यूज में लेते हैं यूजर से रन टाइम में वैल्यूज को इनपुट में लेने के लिए, एंड बाय डिफॉल्ट ये हमेशा
स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रिटर्न करता है। ये जैसे आपने इनपुट में 20 भी एंटर किया है तो ये 20 भी किस में कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रिंग में कंसिडर किया जाएगा। इसके ऊपर आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो। इसको आपको पहले टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक डेटा में, तभी हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे इसके ऊपर। तो इनपुट फंक्शन के जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। ओके, नेक्स्ट वन, which of the following operator cannot be used with the string data type? स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ में हम कौन सा ऑपरेटर यूज में नहीं ले सकते हैं? प्लस, वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर बिकॉज जैसे आपके पास में ए बी है, आपने किया सी डी, तो ये क्या करेगा, आपके पास में ए बी सी डी को रिटर्न कर देगा, यानी कि प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग के डेटा के साथ में क्या करेगा, कॉनकैटिनेशन का टास्क परफॉर्म करता है, राइट। इन ऑपरेटर आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है, एबीसीडी के एबीसीडी मैंने किया, एबीसीडी है क्या, किसके अंदर कोई भी एक पैराग्राफ ले लिया, जैसे str1 ले लिया, यदि एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मेंबरशिप ऑपरेटर है, वैल्यूज को मैच करने के लिए हम यूज में लेते हैं, ये भी हम यूज में ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन साइन, यहाँ पर जैसे मैंने किया ए बी इंटू टू, तो ये क्या करेगा, ए बी और ए बी, तो मल्टीप्लिकेशन साइन भी हम यूज में ले सकते हैं स्ट्रिंग डेटा के साथ में। तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये स्ट्रिंग के साथ में रिप्लिकेट करता है वैल्यू को, जो भी सीक्वेंशियल डेटा है उसके साथ में रिप्लिकेट का टास्क परफॉर्म करता है, राइट। डी है आपका स्लैश साइन, यानी कि डिवीजन। स्ट्रिंग डेटा के ऊपर हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं कभी भी, सो 9 के लिए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिवन एन ऑब्जेक्ट, एक टपल है यहाँ पर, देखिए पैरेंथेसिस आगे, दैट मींस टपल है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। एरर किस, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एरर रिटर्न करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहाँ पर देखिए टपल क्या है, सबसे पहली चीज टपल हमारा एक, देखिए हमारे पास में एक तो होता है म्यूटेबल डेटा और एक होता है इम्यूटेबल डेटा, राइट। सो टपल क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब हो गया इसके अंदर हम ना तो कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। इसकी वैल्यूज के अंदर हम कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। यदि हमने ऐसा करने की ट्राई की तो एरर शो कर देगा। अब यदि हम बात करें, पहला प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, बिल्कुल प्रिंट कर देगा, लेकिन सेकंड वाले के अंदर देखिए क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट 1 ऑफ 2 इक्वल टू 20 कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ 2 यानी कि 0 1 2 25 की जगह पर हम 20 एंटर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, टपल के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following statement is incorrect in context of binary file? बाइनरी फाइल्स, ये इसके अंदर जैसे हमारी जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें तो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है मैनिपुलेट होके स्टोर होती है, बट बाइनरी फाइल्स क्या है, जो मेमोरी के अंदर एग्जैक्टली सेम वो डेटा स्टोर रखते हैं जो जिस फॉर्मेट में डेटा एक्चुअल में मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। सो इसके अंदर हमने आपने देखा होगा डंप एंड लोड फंक्शन हमने यूज में लिए थे, बाइनरी स्ट्रीम्स को जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पिकलिंग और अनपिकलिंग। ओके, सो इसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देखिए इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेम फॉर्मेट इन विच इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मेमोरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बाइनरी फाइल्स हमेशा नीड उसी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर रखता है जिस फॉर्मेट में वो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, उनमें कहीं कोई ट्रांसलेशन का टास्क परफॉर्म नहीं होता है, कोई भी एंड ऑफ लाइन वगैरह नहीं आता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है नो एंड ऑफ लाइन करेक्टर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है, नहीं होता है, ये भी सही है। एवरी लाइन एंड्स विद द न्यू लाइन करेक्टर, अभी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये जस्ट इसके अपोजिट हो गया, राइट ना, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास में। सो सी यहाँ पर जो है ये बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ईच लाइन, लाइन ऑफ न्यू लाइन करेक्टर होता ही नहीं है बाइनरी फाइल्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरी लाइन एंड्स विद न्यू लाइन करेक्टर, ये सही नहीं है बाइनरी फाइल्स के कॉन्सेप्ट में। लास्ट वाला पॉइंट और देख लेते हैं,
पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रीड एंड राइट। बिल्कुल सही बात है। पिकल अभी बात ही कर रहा था पिकलिंग एंड अनपिकलिंग की, वही चीज है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल मेथड। टेल टेल मेथड क्या करता है? टेल मेथड आपको बताएगा आपका फाइल पॉइंटर जो है, आपका जो फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन क्या है, राइट ना, उसकी पोजीशन को बताता है। तो इसमें टेल्स द फाइल पाथ, नहीं ये नहीं करता। टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल, बिल्कुल सही बात है, टेल का यही यूज है। टेल्स द एंड पोजीशन, नहीं। चेक द एक्सटेंशन, नो। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। करंट पोजीशन, यदि आप फाइल के अंदर कहीं भी है और उसकी फाइल आपको पॉइंटर फाइंड आउट करना है कि एट प्रेजेंट टाइम वो कहां पर है, तो हम टेल फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी तक तो इनकरेक्ट के बारे में बात हो रही थी, पहला क्वेश्चन आया है जो स्टेटमेंट ट्रू के बारे में बोल रहा है। नाउ pickling create an object from a sequence of byte। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, पिकलिंग कभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। पिकलिंग इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। देखिए ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, जैसे हम हमारे पास में जो बाइट्स स्ट्रीम होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है बाइट स्ट्रीम के फॉर्मेट में डेटा को सेव करता है, ठीक है। तो पिकलिंग का काम क्या है, ये सीरियलाइज करता है डेटा को, ओके। एंड अनपिकलिंग का मतलब होता है डी सीरियलाइजेशन। सो पिकलिंग ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करता है। सो यहाँ पर बी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर पिक सी में यदि हम देखें पिकलिंग इज यूज्ड फॉर दिस ऑब्जेक्ट डीसerialization, नहीं, ये इनकरेक्ट है। पिकलिंग इज यूज्ड टू मैनेज ऑल टाइप ऑफ फाइल्स इन पाइथन, नो, ओनली बाइनरी फाइल्स के लिए हम यूज में लेते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, राइट। नेक्स्ट वन, सिंटैक्स ऑफ seek function in Python is myfile.seek offset and reference point। ओके, seek function के अंदर हम ये दो चीज सप्लाई करते हैं, राइट है। where myfile is the text is the file object, what is the default value for reference point। देखिए जो रेफरेंस पॉइंट यदि आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0, ठीक है, हमेशा 0 रहती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 हियर। which of the following component are part of function header in Python। देखिए यदि आपको फंक्शन को डिफाइन करना है तो फंक्शन हेडर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन नेम होता है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है, डेफ कीवर्ड होता है, यानी कि 1, 3 एंड 4 ये तीन चीजें होती हैं आपकी। आप ये तीन चीजें देखिए, रिटर्न स्टेटमेंट तो मेथड के अंदर बॉडी पार्ट के अंदर रहेगा जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है। सो 1, 3 एंड 4, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपको पता होगा डेफ कीवर्ड हम यूज में लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर मेथड का नेम आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलके आपका क्या कर रहे हैं, फंक्शन हेडर क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, which of the following function header is correct। फंक्शन हेडर करेक्ट कौन सा है वो देखना है हमें। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि हेडर में क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखिए जो हमारे पास में पैरामीटर्स होते हैं ना, ये हमारे पास में 3 कैटेगरीज के अंदर आप इनको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। इन पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, आर्गुमेंट्स की बात करता हूँ। देखिए ये p इक्वल टू 100 r और t, ये जो है हमारे पास में, देखिए कुछ तो होते हैं हमारे पास में डिफॉल्ट, पोजिशनल एंड कीवर्ड, ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग और कीवर्ड। तो ये आपका p इक्वल टू 100 हो गया, कॉमा r कॉमा t इक्वल टू 2। तो यहाँ पर r की वैल्यू यदि डिफाइन की होती तो ये वैलिड हो जाता, या फिर तीनों को ये पोजिशनल रख लेता तो भी ये वैलिड हो जाता, राइट। अब r को इसने डिफॉल्ट में कंसीडर कर दिया, ठीक है, सॉरी r को इसने पोजीशन के अंदर कंसीडर कर दिया, तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके,
नेक्स्ट वन यदि हम बात करें डेफ वैल्यू आइडेंटिफायर है कैल एसआई कैलकुलेट एसआई के लिए, देन p इक्वल टू 100 r इक्वल टू 8 एंड कॉमा t। तो ये जो है देखिए पहले इसने वैल्यू सप्लाई कर दी, ओके है। अब t की वैल्यू हम सप्लाई करेंगे तो t के पास में वो डेटा आ जाएगा। तो ये जो हेडर पार्ट है ये करेक्ट है आपका, ठीक है। इसमें भी ये p को वैल्यू असाइन नहीं करवा रखी है, t को यदि यहाँ पर r को भी वैल्यू असाइन नहीं करवाता तो ये करेक्ट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तीनों ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो जाते थे, राइट। एंड सेम ये चीज यहाँ पर भी p लास्ट में तो यदि आपने वैल्यू असाइन नहीं करवाई तो चलेगा, बट यहाँ पर इसने स्टार्टिंग में ही वैल्यू असाइन नहीं करवाई, सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, पोजिशंस के अकॉर्डिंग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या फिर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the correct way to call a function। फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो देखिए फंक्शन को कॉल करने के लिए हम उसके सिग्नेचर्स को यूज में लेते हैं, और सिग्नेचर किससे बनते हैं, फंक्शन के नेम और उसको आर्गुमेंट्स क्या क्या चाहिए, इन दोनों से मिलके आपका फंक्शन का सिग्नेचर बनेगा, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इसको उसका नेम ही यूज में लेना है, यदि उसको आर्गुमेंट चाहिए तो आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे, ठीक। तो माई फंक्शन इससे हम कॉल कर सकते हैं, सही है। डेफ डेफ तो फंक्शन को कॉल करने के लिए नहीं, डिक्लेयर करने के लिए आता है। रिटर्न ये एक स्टेटमेंट हो गया जो फंक्शन बॉडी के अंदर रहेगा, कॉल कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, माई फंक्शन। तो फंक्शन का नेम, यदि इस फंक्शन के पास में कोई डेटा भी रहता, सपोज दैट इसमें कोई डेटा है, तो जैसे आपने कर दिया 25 सप्लाई कर दिया, तो यानी कि माई फंक्शन नेम से एक फंक्शन है जो 25 यानी कि एक इंटीजर डेटा की न्यूमेरिक डेटा को एज आर्गुमेंट ले रहा है, ओके। सो आर्गुमेंट्स हम पैरामीटर्स यहाँ पर सप्लाई करवा सकते हैं, ये जिसके सिग्नेचर से मैच होंगे उसी से ही डेटा वो ही फंक्शन कॉल होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following characters act as default delimiter इन CSV फाइल। देखिए CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ओके। देन इसके नेम में ही पता लग रहा है जो डिफॉल्ट डेलिमिटर होगा वो क्या होता है, कॉमा होता है। बाकी आप कॉमा के बजाय आप सेमीकोलन भी यूज में ले सकते हो, आप कोलन साइन भी यूज में ले सकते हो, आप पाइप साइन भी यूज में ले सकते हो, कोई भी सिंबल यूज में ले सकते हो यहाँ पर, बट डिफॉल्ट जो होता है वो आपका कॉमा रहेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट, गिवन बिलो is one way of opening a file student CSV in write mode। माई फाइल ओपन student.csv राइट मोड के अंदर ओपन कर दिया, w स्पेसिफाई कर दिया, देन न्यू लाइन इक्वल टू आपने स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। ये स्पेस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन, इस न्यू लाइन वाले आगे सबसे पहली चीज तो ये ऑप्शनल होता है जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज में लिया, यदि हमने यूज में नहीं लिया होता तो क्या होता। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो न्यू लाइन होता है सीएसवी फाइल के अंदर वो होता है लाइन ब्रेक, सभी फाइल्स के अंदर ऑलमोस्ट वो न्यू लाइन करेक्टर होता है स्लैश, राइट। अब यदि आपको लाइन ब्रेक नहीं करनी है तो आपको इसको सरप्लस करना है, और सरप्लस करने के लिए हम न्यू लाइन ऑपरेटर न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज में लेंगे। इसमें हमने स्पेस प्रोवाइड कर दिया, यानी कि अब ये लाइन को ब्रेक नहीं होने देगा। जैसे ही लाइन आपकी कंप्लीट हुई तो एक स्पेस के बाद में वो लाइन सेम लाइन के अंदर वो टेक्स्ट है वो सेम लाइन के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा, ये यूज है, ठीक है। सो ए न्यू लाइन गेट्स एडेड, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एम्पटी स्ट्रिंग गेट्स अपेंड टू द फर्स्ट लाइन, नहीं ये भी नहीं होगा। empty string gets appended to all lines, empty string gets appended to all lines, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि ये सॉरी टास्क परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। एंड ऑफ लाइन करेक्टर ट्रांसलेशन इज सरप्लस, देखिए एंड ऑफ लाइन बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, स्पेस प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, इंपोर्ट सीएसवी, सीएसवी फाइल के ऊपर एक प्रोग्राम दिया हुआ है हमें यहाँ पर, फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर, स्टूडेंट रीडर इक्वल टू csv डॉट रीडर, फाइल हेडर हमने सप्लाई कर दिया, देन
यहाँ पर आपके पास में रीडर फंक्शन हमने यूज में ले लिया, यहाँ पर हमने फाइल पॉइंटर को सप्लाई कर दिया, देन स्टूडेंट रीडर आ गया, राइट। इसके पास में सारे रिकॉर्ड्स आ गए, ओके। देन फॉर रिकॉर्ड इन स्टूडेंट रीडर, यहाँ पर CSV फाइल के अंदर सपोज है 10 लाइंस है, तो वो 10 लाइंस किसके पास में आ गई, स्टूडेंट रीडर के पास में आ गई। अब एक एक लाइन को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया रिकॉर्ड के अंदर, प्रिंट रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवा दिया, राइट। CSV फाइल को प्रिंट करवा दिया। व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ REC, ये जो REC है इसकी डेटा टाइप क्या रहेगी। देखिए रीडर क्या करेगा, जैसे CSV फाइल है आपके पास में, इस CSV फाइल के अंदर काफी सारे डेटा होंगे, राइट। अभी काफी सारे डेटा, ये जो पहली लाइन है, ये लाइन वाइज डेटा आपका स्टूडेंट रीडर के पास में आ गया। अब लाइन वाइज वो डेटा आपका रिकॉर्ड्स REC नेम से वेरिएबल के पास में जाएगा, और ये जो डेटा है इसकी जो डेटा टाइप रहेगी वो आपकी लिस्ट रहेगी। सो द करेक्ट आंसर इज लिस्ट, ओके, क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज which of the following is not a function or method of the CSV module Python। CSV मॉड्यूल के अंदर कौन सा फंक्शन नहीं है उसकी बात हो रही है, ठीक है। CSV के अंदर रीड, रीडर, राइटर, राइट रो, देखिए इसमें रीड नहीं होता है, बाकी सारे हैं। रीडर अभी हमने पीछे वाले कोड में ही देखा था, रीडर आ रहा है डेटा को रीड करने के लिए, राइटर राइट करने के लिए, राइट रो पूरी रो को राइट करने के लिए। सो रीड फंक्शन नहीं है हमारे पास में, सो 21 का जो आंसर होगा वो ये रहेगा, राइट। नाउ नंबर 22, which one of the following is the default extension of the Python file। ये तो आपको सभी को पता है, .py is the extension of the Python। इस टाइप का इशू तो खैर पेपर में नहीं आना, नो डाउट 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं आना, पता नहीं सीबीएसई ने सिंपल वेब में क्यों डाला इसको। नेक्स्ट वन, which of the following symbol is used in Python for comments। comments are the unexecutable code, केवल ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज में लिए जाते हैं, और पाइथन के अंदर कमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम हैश सिंबल यूज में लेते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज 24th, which of the following statement opens a binary file records.bin इन राइट मोड। राइट मोड के अंदर एक बाइनरी फाइल को ओपन करना है, तो wb हमें बाइनरी राइट मोड में ओपन करना है, w आ गया, देन बाइनरी फाइल के लिए b आ गया, एंड राइट्स एंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमें इस बाइनरी फाइल के अंदर राइट भी करना है। सो राइट करने के लिए देखिए हमारे पास में जो फंक्शन है वो है डंप, और डंप फंक्शन जब भी हम यूज में लेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना, पहले तो वो ऑब्जेक्ट आएगा जो ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, उसके बाद में फाइल पॉइंटर आएगा। ये सिंटैक्स है डंप का। और डंप किसके साथ में यूज में लिया जाएगा, हमेशा पिकल के साथ में यूज में लिया जाएगा, पिकलिंग याद होगा आपको, ओके। सो डंप का जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग पहले ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में आपका फाइल पॉइंटर आएगा, राइट। सो देखिए सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं विद ओपन, विद कीवर्ड के साथ में फाइल को ओपन किया हुआ है, record.bin wb राइट मोड के अंदर ओपन कर दिया इसको, माई फाइल इज द फाइल पॉइंटर। सो अब हमें क्या करना है, इसको राइट करना है, लिस्ट को राइट करना है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि लिस्ट 1 डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, तो pickle.dump लिस्ट 1 माई फाइल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स, बाकी स्टेटमेंट्स को यदि हम चेक करें, record.bin wb ये राइट मोड में ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, pickle.dump माई फाइल कॉमा लिस्ट, देखिए इंटरचेंज कर दिया डेटा को, माई फाइल इधर आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द नंबर 24। Next one is number 25, which of the following statement is false in context of dictionary। डिक्शनरी, देखिए यदि हम डिक्शनरीज की बात करते हैं तो डिक्शनरी के अंदर हमारे पास में की एंड वैल्यू पेयर होते हैं, की कॉलन वैल्यू कॉमा से सेपरेट होंगी, इस तरह से काफी सारी कर्ली ब्रेसेस, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी डिक्शनरी स्टोर रहती है, राइट। एंड इसमें स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है अभी ये देखना है, ओके। तो
द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग की। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको इस वैल्यू को एक्सेस करना तो हम की को यूज में लेंगे। डिक्शनरी के अंदर होता ही है वैल्यूज एसोसिएटेड की। तो इफ यू वांट टू एक्सेस एनी वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी देन वी यूज कीज। ओके, द कीज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग देयर वैल्यूज। नहीं, ये नहीं पॉसिबल, बिकॉज वैल्यूज कैन बी रिपीटेड इन द डिक्शनरी बट कीज मस्ट बी यूनिक ओनली। कीज कभी रिपीट नहीं हो सकती है, वैल्यू रिपीट हो सकती है, तो वैल्यू के थ्रू हम कीज को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, बट कीज के साथ में हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी है, बी ऑप्शन है इसका, ये आपका आंसर रहेगा बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। एलिमेंट इन द डिक्शनरी इन अ डिक्शनरी आर इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यूज वेयर। सही है, डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी म्यूटेबल, इसमें हम वैल्यूज को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। ओके, वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो रही है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन बी की, इनके करेक्ट आंसर की। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।